दीपक अपना ऑटो लेकर के जा ही रहा होता है, तभी रास्ते में उसे ट्रैफिक पुलिस वाले रोक लेते हैं। रोक करके कहते हैं कि आपका चालान कटेगा। दीपक कहता है कि आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे किस बात के लिए चालान देना होगा। वो कहते हैं कि ये सब हम नहीं जानते, आपके पास दो ही रास्ते हैं, आप उनमें से किसी एक को चुनें, या तो आप अपना चालान कटवाएं या फिर हमारे साथ थाने चलें। दीपक को दूसरा रास्ता ज्यादा अच्छा लगता है। वो बोलता है कि ठीक है, मुझे आप थाने ले चलो, क्योंकि जैसे ही वो थाने का नाम सुनता है उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, क्योंकि जो उसकी पत्नी खुशबू है वो उसी थाने में पोस्टेड है। वो सोचता है कि मेरी पत्नी जब मुझे इस हाल में देखेगी और बिना गलती के इन्होंने मुझे पकड़ा है तो वो मेरी मदद अवश्य करेगी। वो खुशी खुशी थाने जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब उसे थाने ले जाया जाता है। थाने ले जाकर उसे कुर्सी पर बिठा दिया जाता है। एक महिला पुलिसकर्मी जो कि एक सब इंस्पेक्टर है, वो अपनी वर्दी में खड़ी हुई है और फोन पर जोर जोर से किसी पर गुस्सा कर रही है और बोल रही है कि तुम मेरे नाम का गलत फायदा मत उठाओ, मेरे नाम का गलत इस्तेमाल मत करो। तुम नहीं जानते कि इस वर्दी को पाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की है। जैसे ही उसका फोन कटता है वो मुड़ती है और दीपक को सामने बैठा देखकर कहती है कि इसे किस लिए पकड़ करके लाए हो। तो उसे बताया जाता है कि इसने अपना चालान कटवाने से मना कर दिया। तो खुशबू बोलती है कि ये चालान नहीं कटवा रहा है तो इसका ऑटो जब्त करो और इसे बाहर निकालो। जैसे ही ये शब्द उसके कानों में पड़ते हैं, दीपक की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि जिस ऑटो के जरिए मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, इसी ऑटो से मैंने कमा कमा कर इसकी पढ़ाई लिखाई करवाई और आज इसे इतना अच्छा पद मिल गया है, उसके बाद ये मेरी ही रोजी रोटी छीनना चाहती है। लेकिन वो बहुत ही आशाजनक नजरों से दोबारा से खुशबू की तरफ देखता है, लेकिन खुशबू उधर से जाते हुए बोलती है कि फटाक से इसका ऑटो जब्त करो, ये अपने आप कोर्ट से ऑटो छुड़वा लेगा। और इतना कहकर वो थाने से बाहर चली जाती है। अब जो दीपक है वो भी बड़े ही निराशाजनक कदमों से उस थाने से बाहर निकल जाता है। अब जब वो बाहर आता है तो बाहर आकर के खड़ा खड़ा अब सोचने लगता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। जिस पत्नी को उसने इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, उसकी पढ़ाई के खातिर उसके बेटे को उसने दिन भर रात भर संभाला, ऑटो चला चला के उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाया और वो चाहता था कि वो एक अच्छा मुकाम हासिल करे। आज जब वो सब इंस्पेक्टर के पद पर पहुंच गई है तो आज उसे उसकी कद्र नहीं है। उसने उसी रोजी रोटी को आखिर उससे छीन कैसे लिया। आप सब जब ये कहानी सुनेंगे तो सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के लिए कितनी कोशिशें करता है और उन कोशिशों के बावजूद वो पत्नी उसका साथ देने से इनकार कर देती है। लेकिन अंत में कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। नमस्कार, मैं ज्योति गौड़ और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो सच्ची घटना सुनाऊं उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें। आज के जिस दौर में जहां पर पति पत्नियों पर एक दूसरे पर से विश्वास उठ गया है, वहीं पर एक दीपक नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी को पढ़ाता है, लिखाता है और एक सब इंस्पेक्टर की पदवी दिला देता है। लेकिन उसके बाद वो पत्नी उसे पहचानने से इनकार तो नहीं करती, मगर जिस रोजी रोटी से वो अपना घर चलाता था, जिसकी जरिए उसने उसे पढ़ाया लिखाया, आज उससे ही जब्त कर लेती है और कहती है कि ये आकर के कल कोर्ट से इसे छुड़वा लेगा। अब वो बड़े ही निराशाजनक कदमों से भावुक होकर अपने घर की ओर चलता है और घर जाकर अपनी माँ के गले लगकर बेहद रोने लगता है। रोते रोते कहता है कि माँ, खुशबू आखिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। वो सारी वाकया सुनाता है और वाकया सुनाकर अपनी माँ के गले लग के जोर जोर से रोने लगता है। जो खुशबू का बेटा है वो 5 वर्षीय बेटा दादी के पास ही रहता है, क्योंकि खुशबू उसे वक्त नहीं दे पाती, उसे ड्यूटी पर जाना होता है। वो
जो पुलिस स्टेशन का सरकारी क्वार्टर है उसी में रह रही होती है। बेटा दादी के पास और पिता के पास रहता है और यहीं पर जो दीपक है वो ऑटो चलाता है। ऑटो चला करके अपने घर और परिवार का गुजारा करता है। इसी के ज़रिए उसने खुशबू को पढ़ाया था, लिखाया था और उसकी नौकरी लगवाई थी। लेकिन आज जब वो ये सारी चीज़ें सुनता है तो बड़ा हताश होकर के माँ की सीने से लग जाता है और सीने से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब ऐसे ही समय बीतता है और 2 दिन हो जाते हैं। 2 दिन बाद भी जब दीपक ऑटो छुड़वाने के लिए थाने नहीं पहुंचता तो खुशबू पूछती है क्या वो अभी तक नहीं आया। तो वहाँ के कर्मचारी बताते हैं कि नहीं, उस ऑटो को छुड़वाने के लिए कोई भी अब तक नहीं आया। खुशबू गुस्से में अपने घर पहुंचती है। घर पहुंचती है तो क्या देखती है कि दीपक अपनी माँ के सर में मालिश कर रहा है और उसका 5 वर्षीय बेटा एक तरफ अकेला आराम से सुकून से बैठ करके खेल रहा है। वो जाती है और जाकर चिल्लाना शुरू कर देती है कि तुम अब तक थाने क्यों नहीं आए ऑटो छुड़वाने के लिए। लेकिन दीपक कुछ नहीं बोलता। वो दोबारा चीखती है, कहती है कि मैंने सारी तैयारियां कर रखी थी, तुम ऑटो छुड़वाने के लिए क्यों नहीं आए। अब दीपक बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी मदद करनी ही थी तो तुम कल भी मेरा साथ दे सकती थी, जांच कर सकती थी कि आखिर मेरी गलती क्या थी जो तुमने मेरा ऑटो जब्त कर लिया। तो जो खुशबू है वो बोलती है कि तुम जानते ही क्या हो, ड्यूटी आखिर होती कैसी है। तुम गंवार हो और गंवार ही रहोगे। एक ऑटो चालक इतना नहीं जान सकता कि एक पुलिस की वर्दी में कार्य करना आसान नहीं होता। वो बोलता है कि हाँ, शायद तुम सही कह रही हो, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई मैंने नहीं छूटने दी, तो आज मैं गंवार तो रहूँगा ही। अब जो खुशबू है उसका गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती। इसका बदला वो बगल में खेल रहे अपने बच्चे को देखती है और बच्चा अकेला खेल रहा है तो वो झुंझलाती है और अपनी सास से और पति से कहती है कि ऐसे बच्चे को संभाला जाता है क्या? बच्चा अकेला खेल रहा है, चाहे गिर जाए, चाहे पड़ जाए, चाहे उसे चोट लग जाए, आप आखिर कर क्या रहे हो? तो पति कहता है कि इतने सालों से इस बच्चे को हम ही संभाल रहे हैं। माँ को अच्छे से पता है कि बेटे को कैसे संभालना है और किस तरह से उसकी परवरिश करनी है। वो कहती है कि बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, बच्चे ऐसे नहीं संभाले जाते जैसे तुम संभाल रहे हो, और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा गंवार लोगों की परवरिश में पले। इतना कहकर खुशबू कमरे में जाती है, अपने बच्चे का सारा सामान एक बैग में भरती है और बच्चे को लेकर के जाने लगती है। दीपक रोकता है, कहता है कि नहीं, तुम बेटे को नहीं ले जा सकती। जो बेटा है उसे दादी से बहुत लगाव है, क्योंकि वो बचपन से अपनी दादी के साथ ही रहा है। माँ ने तो उसे कभी समय दिया ही नहीं। पहले पढ़ाई में व्यस्त थी, बाद में नौकरी करने लगी और वहीं पर सरकारी क्वार्टर में उसने रहना प्रारंभ कर दिया। बेटे का जितना भी लगाव है वो अपनी दादी से है और बाकी पिता से है। अब वो रोता है, बिलखता है कि माँ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मुझे दादी के पास ही रहना है, लेकिन वो नहीं सुनती। रोता बिलखता हुआ बच्चे को लेकर के वो वहाँ से चली जाती है। अब वो उसे क्वार्टर में ले आती है, क्वार्टर में ला करके एक मेड रख देती है और मेड के भरोसे बच्चे को छोड़ देती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, दिन इधर बीत रहे हैं और जो दीपक है अब वो टूटने लगता है। कहता है कि माँ, जिस पत्नी पर मैंने इतना विश्वास किया, जिसे इतना पढ़ाया लिखाया, आज वो मुझे छोड़कर चली गई, कोई गम नहीं, लेकिन वो मेरे बेटे को भी लेकर चली गई, ये अफसोस मैं भुला नहीं पा रहा। माँ कहती है कि बेटा सब्र करो, सब्र करने पर सब सही हो जाएगा। हो सकता है उसका गुस्सा शांत हो जाए और वो कुछ समय बाद वापस लौट आए। अब समय ऐसे ही बीतता रहता है। जो खुशबू है उसने घर में मेड रखी हुई है, मेड के पास ही वो बेटे को छोड़ करके रखती है। एक दिन जो दादी है वो बाजार में जाती है और वहीं पर वो मेड उस बच्चे के साथ जा कर के सामान खरीदने जाती है। बच्चा जैसे ही दादी को देखता है, दादी को देखकर उसके गले लग जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। रोकर कहता है कि दादी, मुझे माँ के पास नहीं जाना, माँ बहुत गंदी है। दादी कहती है कि बेटा आखिर क्या हुआ? तो बच्चा बोलना शुरू करता है कि दादी, माँ के पास एक बहुत गंदे अंकल आते हैं,
माँ और अंकल मिलकर मुझे पीटते हैं। वो कहती है कि बेटा ऐसा कौन है? वो बोलते हैं कि वो अंकल बहुत गंदे हैं, वो मुझे डांटते हैं और मैं सोता नहीं हूँ तो मुझे पीटते हैं। मम्मा भी पीटती है और वो अंकल भी पीटते हैं और मुझे कहते हैं कि सो जाओ। अब मैं डर के मारी नींद नहीं आ रही होती है तो भी अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ। वो लोग बहुत देर तक बातें करते रहते हैं, जोर जोर से हंसते रहते हैं और मैं बगल में सोया हुआ रहता हूँ। वो साथ साथ बैठकर बहुत बहुत देर तक बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे वो गंदे अंकल बिल्कुल पसंद नहीं है। और जब छुट्टी होती है तो वो पूरा पूरा दिन हमारे घर में रहते हैं और ज़्यादातर रात में भी वो हमारे घर में ही रहते हैं। अब दादी है वो सोचती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन अगर बच्चा कह रहा है तो बच्चा झूठ नहीं बोल रहा होगा। जो मेड है वो बच्चे को ले जाना चाहती है, लेकिन दादी कहती है कि तुम सामान खरीद लो, मैं तब तक बच्चे के साथ यहीं पर हूँ। तो मेड कहती है कि आप इसे घर नहीं लेकर जाइएगा, क्योंकि मेरी मालकिन ने सख्त आदेश दिए हैं कि ये बच्चा गलती से भी आपसे ना मिले। वो बोलती है कि तुम चिंता नहीं करो, तुम सामान खरीद लो, तब तक मैं बच्चे का ध्यान रखूंगी। अब तब तक वो दादी बच्चे से सारी बातें पूछती है और उसे समझाती है कि बेटा कोई बात नहीं, कुछ समय माँ के पास रहो, कोई बात नहीं, गंदे अंकल आते हैं, पापा उन्हें समझाएंगे और भगा देंगे। जैसे तैसे दादी समझाती है, उसे घर लाना चाहती है, लेकिन वो मजबूर है। अब बच्चा घर चला जाता है और दादी भी अपने घर आ जाती है। वो नहीं चाहती थी कि बहू की इस हरकत के बारे में वो दीपक को बताए, लेकिन अब वो ऐसी बात थी जिसे वो छुपा भी नहीं सकती थी। अब वो दीपक को ये सारी बातें बताती है कि ऐसे ऐसे रोहन उसे ये सब बता रहा था, बताता है कि कोई बैड अंकल हैं, वो उससे मिलने आते हैं और उसे पीटते हैं। अब ये सब सुनकर के दूसरे दिन सुबह ही दीपक और उसकी माँ उसके सरकारी क्वार्टर में बिना बताए पहुंच जाते हैं। जैसे ही दरवाजा खटखटाते हैं तो खुशबू नींद में उठ कर के दरवाजा खोलती है और दरवाजा खोलते ही उन दोनों को देखकर चौंक जाती है और कहती है कि आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? वो दादी बोलती है बेटे से मिलने आए हैं, अपने पोते से मिलने आए हैं। क्या इस बात से भी तुम्हें ऐतराज है? और शायद इस बात से तुम्हें ऐतराज नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ इतना बोलती हैं और दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। जैसे ही घर के अंदर जाते हैं दीपक का खून खोल जाता है घर का, कमरे की जो हालत होती है उससे देखकर। घर के बेड पर एक नौजवान युवक सोया हुआ है और उसी के बगल में रोहन भी सोया हुआ है। अब वो जाता है और जैसे ही देखता है सारे माहौल को समझ जाता है और समझ करके सीधा खुशबू को एक तमाचा जड़ देता है। जैसे ही तमाचा जड़ता है वो व्यक्ति जाग जाता है और जाग करके कहता है कि ये कौन बदतमीज इंसान है जो तुम्हारे साथ ऊंची आवाज में बात कर रहा है और तुम्हें मार रहा है। वो बोलती है कि यही तो वो गंवार पति है जिसके साथ मेरी शादी हुई थी। इसका ना कोई स्टेटस है, ना ही इसके अंदर कोई तमीज़ है। बिना बताए सुबह सुबह ऐसे मुंह उठा करके आ गया और अपना गंवारपना इसने दिखाना शुरू कर दिया। दीपक का खून खोलने लगता है। अब वो अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और एक और तमाचा खुशबू के गाल पर जड़ देता है, लेकिन माँ उसे रोक लेती है और कहती है कि बेटा धीरज रखो, थोड़ा धैर्य रखो, गुस्से से कुछ नहीं होगा। अब जो खुशबू है वो सोचती है कि अब सारा भांडा तो फूट ही चुका है। वो बोलती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, मैं तुम्हारे जैसे गंवार के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकती। दीपक बोलता है कि ये सब देखने के बाद तो मैं भी तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, ऐसी पत्नी को तो मैं देखना भी नहीं चाहता। वो रोहन को गोद में लेता है और वहां से चलने लगता है। जैसे ही चलने लगता है खुशबू से रोकती है और कहती है कि मैं डाइवोर्स के पेपर पहले ही तैयार करवा चुकी हूँ, इस पर अपने साइन करो और निकलते बनो। दीपक बिना सोचे समझे उस पर साइन करता है और वहां से चला आता है। अब वो घर आ जाता है और घर आकर फफक फफक कर रोने लगता है, फूट फूट कर रोने लगता है। बच्चे को गले लगाता है, कभी माँ को गले लगाता है। अब माँ सोचती है कि मेरा बेटा टूट रहा है, बिखर रहा है, आखिर अब क्या करा जाए। अब वो बोलती है कि बेटा तुम अपनी पढ़ाई जो पहले छोड़ चुके हो उसे दोबारा से प्रारंभ कर दो, दोबारा से शुरू कर दो।
वो कहता है कि माँ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं अगर घर नहीं चलाऊंगा, कमाने नहीं जाऊंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा। माँ बोलती है कि मैं घर पे ही पापड़ और अचार बनाने का कार्य करूंगी, इसके साथ मोहल्ले पड़ोसियों की औरतों को भी शामिल करूंगी, इससे हमारा घर का खर्चा चलने लगेगा। अब धीरे धीरे माँ ये सारा कार्य करने लगती है, धीरे धीरे आमदनी बढ़ने लगती है और उनका जो छोटा सा कार्य है वो धीरे धीरे बढ़ चलता है और बहुत सी औरतें भी उनके यहाँ कार्य करने लगती हैं। अब दीपक निश्चित हो जाता है और निश्चिंत होकर के वो अब अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है। अब वो जान लगा करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है और फोकस करने के बाद एसपी का पेपर क्लियर कर लेता है और आज वो एक एसपी के पद पर कार्यरत होकर जब लौट कर आता है तो उसकी सोशल मीडिया पर लो, अखबारों में लो, हर जगह पर एक तस्वीरें छपती हैं ऑटो वाला एसपी के नाम से। लोग उसके इंटरव्यू लेने जाते हैं, इंटरव्यू ले लेकर अखबारों में छप रहा है, सोशल मीडिया में छप रहा है, जगह जगह यही पोस्ट वायरल होने लगती है कि एक ऑटो चालक अपनी मेहनत पर एक एसपी की पदवी हासिल की। यहीं पर जो खुशबू है वो जिसके साथ सीनियर ऑफिसर के साथ जो उसके अवैध संबंध थे वो अवैध संबंधों में बंधी हुई है, लेकिन कहते हैं कि ऐसे लोग भी एक ही लड़कियों के पीछे पागल नहीं होते। अब वो उस पर शादी का दबाव बनाती है तो पता चलता है कि जो वो सीनियर ऑफिसर है जिसके साथ उसके अवैध संबंध है वो पहले से शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हारे साथ शादी करने के लिए सब थोड़ी किया था, तुम्हारी जैसी तो पता नहीं मेरी जिंदगी में कितनी आती हैं और कितनी चली जाती हैं। अब जो खुशबू है वो टूट जाती है, यहाँ तक कि जो वो सीनियर ऑफिसर होता है उसकी एक वीडियो क्लिप बनाकर रखता है जिसमें वो रिश्वत लेते हुए देखी जा रही है। वो बोलता है कि मैं तुम्हारे अवैध संबंधों की भी एक वीडियो मेरे पास है और यहाँ तक कि तुम्हारी रिश्वत लेते हुए भी मेरे पास एक वीडियो है। अगर तुम मेरा कहना नहीं मानोगी, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा नहीं करोगी तो मैं इसे वायरल कर दूंगा और तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अब धीरे धीरे जो खुशबू है वो टूटने लगती है, वो मानसिक संतुलन उसका बिगड़ने लगता है। नौकरी कर रही है लेकिन डर डर के कर रही है, रोज यही जहन में डर होता है कि कल को उसकी वीडियो वायरल हो गई तो उसकी नौकरी चली जाएगी। जो कल तक बहुत घमंड में रहा करती थी, उसने घमंड में अपने मायके से भी रिश्ता तोड़ दिया था। मायके में भी वो अपनी माँ को भला बुरा सुनाती थी। जब माँ कहती थी कि दामाद जी के साथ तूने अच्छा नहीं किया, दामाद जी ने तुझे पढ़ाया लिखाया इतना कुछ किया, लेकिन वो नहीं सुनती है और इसी सदमे में उसकी माँ की भी मौत हो जाती है, लेकिन उसे इस बात का कोई पछतावा नहीं होता। और जो भाई है वो भी उससे नफरत करने लगता है। दिन बीतने लगते हैं, उसकी हालत अब खराब होने लगती है। अब वो उसे रोज ब्लैकमेल करता है, उसके साथ जो मन करता है वो करता है और उससे जिस हालत में रख सकता था ऐसे रखता है। यहाँ तक कि जो उसकी तनख्वाह आती थी उससे भी हड़प लेता है। धीरे धीरे खुशबू की हालत बद से बदतर होने लगती है। यहीं पर जो एसपी साहब है वो एक अच्छी पदवी पर है, एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुके हैं, एक अच्छा घर बना लिया, एक अच्छा पहचान बना ली है। अब वो वहीं पर पोस्टिंग ले लेते हैं जिस थाने में उसकी पत्नी कार्य करती है। अब उनके स्वागत की तैयारियां चल रही हैं और स्वागत की तैयारियों के बीच ही खुशबू जी को बोला जाता है कि आप स्टेज पर आएं और अतिथि के लिए 2 शब्द बोले। वो जैसे ही जाती है स्टेज पर बेहोश होकर के गिर जाती है। उसकी मानसिक हालत सही नहीं है, ना ही शारीरिक हालत सही है। तुरंत आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया जाता है। पता चलता है वो बहुत समय से खाना पीना नहीं खा रही हैं, डिप्रेशन का शिकार हो रही हैं। अब वो जैसे ही वहाँ से डिस्चार्ज लेती हैं वो सोचती हैं कि अब जो होगा देखा जाएगा। वो रोहन जो है, वो जो उसका सीनियर ऑफिसर होता है, उससे कहती है कि अब मैं तुम्हारी ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं बनूंगी, तुम्हें जो करना है तुम वो करो, मैं तुम्हारे झांसे में अब नहीं आने वाली। इतना कहकर वो जाती है और जा कर के अपनी सास को देखती है और देखकर कहती है कि माँ जी मुझे माफ़ कर दो। माँ जी कहती हैं कि मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। उन्होंने चश्मा भी नहीं लगाया हुआ था और खुशबू की हालत बहुत बिगड़ चुकी थी, उसकी वजह से उसकी शक्ल सूरत भी पहचान में नहीं आ रही थी। वो कहती है कि मैं खुशबू आपकी बहू। वो कहती है कि मेरी तो कोई बहू है ही नहीं,
मेरी कोई बहू थी ही नहीं, इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वो रोते बिलखते वहाँ से भागकर आती है और एसपी साहब का दरवाज़ा खटखटाती है और दरवाज़ा खटखटा कर कहती है कि मुझे माफ़ कर दो दीपक, मैं गलतफ़हमियों का शिकार हो गई थी, मैं एक गलत रास्ते पर चली गई थी, मेरा बच्चा तुम्हारे पास है, कम से कम उसके खातिर तो मुझे माफ़ कर दो। तो दीपक कहता है कि मुझे अब तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरे बच्चे को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं उसे एक अच्छी परवरिश दे रहा हूँ, मेरी माँ उसे माँ का भी प्यार देती है और दादी का भी प्यार देती है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी छाया भी उस पर पड़े। अब वो जैसे ही दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद करता है और अंदर चला जाता है। अब खुशबू के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो जैसे ही बाहर आती है तो क्या देखती है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रिश्वत लेते हुए पकड़ी जाती है। उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अब उसके खाने पीने के भी लाले पड़ गए। सरकारी क्वार्टर तक से उसे निकाल दिया गया। धीरे धीरे वो सड़क पर आ जाती है और सड़क पर उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अपने भाई को फ़ोन करती है। भाई भी उससे बात नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद बीमारियों से लड़ते-लड़ते उसकी मौत हो जाती है और ये कहानी यहीं पर अंतिम पड़ाव में पहुंच जाती है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना या आपको किसी भी तरह से दुखी करना नहीं है, बल्कि सजग करना है, जागरूक करना है कि आज के वक्त में अगर कोई व्यक्ति अपने सपनों को मारकर और अपनी मेहनत से आपको कहीं खड़ा करना चाहता है, आपको ऊंचा उठाना चाहता है, तो उसकी भावनाओं का सम्मान करें, ना कि उसकी भावनाओं पर ठोकर मारकर चले जाएं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।